नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आप देख रहे हैं चैनल ले बंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 11 का जो बेसिक अकाउंटेंट्स है उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने उस दिन एक टॉपिक किया था एसेट्स, उसमें एक टॉपिक रह गया था फिक्टिशियस एसेट्स का। फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं? वो एसेट्स हैं जो क्या होती हैं, ना तो इंटेंजिबल होते हैं ना ही इंटेंजिबल होती हैं। वो जस्ट एज ए लॉस होती हैं और इसको किसकी कौन सी साइड शो करते हैं? एसेट साइड में शो करते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है। और ये एसेट क्या होती हैं, जो लॉस हुआ है वो उसी फाइनेंशियल ईयर में इसको ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप इसको ख़त्म किया जाता है। इसकी एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसका बिजनेस को कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ठीक है। मान लीजिए जो एक एग्जांपल ले लेते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये कौन सी नेचर की एक्सपेंडिचर है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो खर्चा होता तो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है। जैसे मान लो हमने बहुत ही बड़ी अमाउंट में क्या किया, एडवर्टीजमेंट कर दी, लेकिन हमारा बिजनेस चला नहीं। ठीक है। तो वो लॉस हो गया। तो ये कौन सा खर्चा है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का। और उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये हमारा लॉस है। ठीक है। और इसको क्या थोड़े थोड़े सालों में आसानी से इसको क्या करें, डिवाइड करके इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सेकंड पार्ट है, रिसीप्ट्स। ठीक है। रिसीप्ट्स का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी सोल्ड एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, वो दैट अमाउंट we receive, it is called receipt। जब हम क्या करते हैं, कोई एसेट बेच दी या गुड्स एंड सर्विसेज बेच दी, जो उससे जो हमें पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड रिसीप्ट्स। ठीक है। जिसको रिसीट भी कह देते हैं, रसीद भी कह देते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो दो तरह की रिसीप्ट्स होती हैं। फर्स्ट है कैपिटल रिसीप्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सेकंड है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या होती है? कैपिटल रिसीप्ट्स वो होती हैं जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी सोल्ड फिक्स एसेट्स। जब हम फिक्स एसेट को बेच के जो हमें पैसा आता है। ठीक है। हमारे फिक्स एसेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसको हम 12 मंथ से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मोटर वैन, लॉज रूल्स। ठीक है। इनको बेच के जो हमें पैसा आता है वो कौन सी रिसीप्ट्स होती हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं। और जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं? डे टू डे ट्रांजैक्शन जो हमने करते हैं, डे टू डे सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, तो बिस्किट की फैक्ट्री में एक मशीन भी लगेगी, वो मेरी फिक्स एसेट है। और जिससे जो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन क्या होगी, बिस्किट प्रोड्यूस होंगे। जो बिस्किट्स को बेच के मैं जो अर्निंग करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है। जो मैंने डे टू डे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे मान लो जियो कंपनी है, वो क्या करे, उसके टावर हैं, वो उसकी फिक्स एसेट है। अगर उसको वो बेचेगा तो वो क्या होगा, कैपिटल रिसीप्ट्स है। और अगर वो क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे फ़ोन की, डेटा की, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, डे टू डे सर्विस है। ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है तो अर्निंग कर रहा है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। ठीक है, जो बिजनेस को हम चलाने के लिए करते हैं। ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब हम फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो खर्चा करते हैं, डेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट। वो हमारा कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इसका हमें बेनिफिट 12 मंथ से ज़्यादा मिलेगा। जैसे हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट, मशीनरी है, उसको हम लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं दैट इज कॉल्ड अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हम डे टू डे ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड करते हैं, उनको बनाने के लिए जो खर्चा होता है। जैसे मान लीजिए हम पे करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? जैसे मेरी बिस्किट की फैक्ट्री थी, तो मैं बिस्किट बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? आटा, शुगर, घी। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कौन सी नेचर का हो जाएगा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सर्विसेज के लिए मान लो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, वेजेस पे कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी कौन सी नेचर की हो जाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कौन सा हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था अभी एडवर्टीजमेंट, इसकी बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हमने मान लो लंबे बहुत बड़ी अमाउंट में खर्चा कर दिया होता है, वो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन इसका हमें बेनिफिट क्या लंबे टाइम तक मिलता है, तो ये कौन सी अलग सी कैटेगरी में आ जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस। ठीक है, हमें अभी एक्सपेंडिचर पढ़ा था, उसके हमने क्या टाइप कौन कौन सी कैटेगरी में आता है, अब उसकी टाइप पढ़ लेते हैं। अभी एक्सपेंसेस कितने टाइप की हो सकती हैं? फर्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रीपेड। प्रीपेड वर्ड आपने कहाँ सुना होगा? जैसे हमने मान लो सिम खरीदते, 2 तरह की सिम आती है, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड में हमें क्या करना पड़ता है? पहले रिचार्ज करना पड़ता है, फिर हम कॉल या इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। पोस्टपेड में क्या होता है? फर्स्टली हम सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, देन हम पे करते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हैं जो हमने क्या पे किए? एडवांस में। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हमने क्या पे किए हैं? एडवांस में। ठीक है, मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, मैंने मान लो टेलीफोन का बिल पे किया या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था 31 मार्च तक, लेकिन जैसे मान लो ये 1 अप्रैल 2019 टू 2020,
ठीक है। मैंने 31 मार्च 2020 तक बिल पे करना था, लेकिन मैंने बिल कब तक पे कर दिया, 30 जून 2020। तो मैंने कितने मंथ का एडवांस बिल पे कर दिया, अप्रैल मई जून, ठीक है। 3 मंथ का मैंने एडवांस बिल पे कर दिया। दैट इज अवर कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, हमने खर्चा तो कर लिया लेकिन हमें इसको अभी तक पे नहीं किया, दैट इज अवर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लीजिए मेरे पास वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको मैंने सैलरी, काम तो ले लिया, अब इसको सैलरी पे करनी है, मतलब सैलरी ड्यू होगी, ठीक है। ड्यू मतलब पहले सैलरी ड्यू होगी फिर हम उसको पे करेंगे, ठीक है। जिसका बकाया बनेगा तभी उसको पे करेंगे ना। तो सैलरी ड्यू होगी तो हमने यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अगर खर्चा हो गया लेकिन हमने इसको सैलरी नहीं पे की तो ठीक है, कोई भी खर्चा हो सकता है। आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, रेंट मतलब हमने किराया पे करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। तो ये एडवांस में है और ये हमने अभी तक पे नहीं किया, ठीक है। तो ये लेस देन 12 मंथ होता है। कौन सा, लेस देन 12 मंथ, ठीक है। और ये एडवांस होता है। होप करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम, ठीक है। इनकम क्या होता है, जो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सभी को मालूम होगा, इन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो हम डे टू डे अर्निंग करते हैं, जो डे टू डे हम क्या करते हैं, रिसीव्स करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू, ठीक है, हमने कौन सा किया था वर्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड वर्ड अभी पढ़ा था हमने। तो रेवेन्यू रिसीव्ड में से हम जो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, दैट इज अवर इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी के साथ कर लेते हैं, सो चलो 5वें नंबर पे प्रॉफिट और 6 नंबर पे है गेन, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को सेम ले लेते हैं, प्रॉफिट और गेन, इनका मीनिंग सेम मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, दैट अर्निंग, प्रॉफिट वो अर्निंग है विच वी आर फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशन। मान लीजिए मेरी बिस्किट की फैक्ट्री थी, मेरे को बिस्किट बनाने का खर्चा पड़ा, मान लीजिए 1 kg का मेरे को खर्चा पड़ा, मान लीजिए 60 रुपीज़। कितने खर्चा पड़ा मेरे को, 60 रुपीज़। उसको मैंने कितने में बेच दिया, 80 रुपीज़ में। कितने में बेच दिया, 80 रुपीज़ पर kg के हिसाब से बेच दिया। तो मेरे को कितने का फ़ायदा, प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का, ठीक है। अब मैं आपको गेन की एग्जांपल ले देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई फिक्स एसेट थी, ठीक है। मैंने लैंड को सोल्ड किया। मैंने लैंड मान लीजिए 10 लाख की खरीदी थी, कितनी की, 10 लाख की। उसको मैंने सोल्ड कितने में कर दिया, 12 लाख में, ठीक है। जो 2 लाख का मेरे को जो हुआ वो हमारा क्या होगा, गेन होगा, ना कि प्रॉफिट, ठीक है। अकाउंटिंग वर्ड में हम प्रॉफिट और गेन को अलग अलग मान के चलते हैं। ये अगर आप अभी से आप इसको समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में आपको इनकम टैक्स में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, ठीक है, जो गेन होता है वो हमें कौन से एसेट्स पे मिलता है, फिक्स एसेट पे मिलता है। और जो प्रॉफिट होता है हम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो मेनली डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो ये जो अर्निंग करते हैं हम डे टू डे ट्रांजेक्शन से करते हैं, और जो गेन होता है वो हमें किस पे होता है, सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट, सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। मैं आपको बहुत ही इजी वे से और बेस्ट एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। होप करता हूँ आपको अच्छे तरह से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस।
आपने हमें प्रॉफिट और गेन की बात की है, अब हम क्या करेंगे, लॉस की बात करेंगे। ठीक है, लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस क्या होता है, अगर हमारे क्या है एक्सपेंसेस मोर देन रेवेन्यू है। ठीक है, एक्सपेंसेस अभी क्या है रेवेन्यू से ज़्यादा है। ठीक है, हमारे खर्चे हमारी कमाई से ज़्यादा हैं, तो क्या हमें हो जाएगा लॉस। लॉस भी दो तरह का होता है, फर्स्ट है कैपिटल लॉस, सेकंड है रेवेन्यू लॉस। ठीक है, वही वाली बात आ गई। कैपिटल लॉस क्या होता है, जब हम फिक्स एसेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, कैपिटल हमेशा फिक्स एसेट के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के साथ जुड़ा होगा, जहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा कैपिटल। ठीक है, और जो जहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा रेवेन्यू, वो लेस देन 12 मंथ यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें, अपने आप आपको याद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल लॉस क्या होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास लैंड या बिल्डिंग थी, कितनी की 10 लाख की थी, मैंने उसको 8 लाख में बेच दिया, तो अब मेरे को लॉस कितने का हो रहा है, 2 लाख का। ये लॉस हुआ, कौन सा लॉस है, दैट इज अवर कैपिटल लॉस। और नेक्स्ट है रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस क्या होता है, जैसे मान लो बिस्किट मेरे थे, फर्स्ट 1 kg उसके कॉस्ट मेरे को कितने में पड़ रही थी, 60 रुपीज़ थी मेरे को, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, तो मैंने कॉस्ट को क्या 50 रुपये 1 kg मेरे को कितने में बेचने पड़ गए, 50 रुपये पर kg, तो मेरे को कितने का लॉस हो गया, 10 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। ठीक है, ये कौन सा लॉस है, रेवेन्यू लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को बीच में पॉज करके अब जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको आप नोट भी कर सकते हैं। फर्स्टली आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, देन उसको लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज। ठीक है, परचेज का मतलब क्या है, जो हम चीज़ खरीदते हैं। We bought raw material for production of goods। ठीक है, जो हम क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, दैट इज अवर परचेज। नेक्स्ट है, मान लीजिए मैंने बिस्किट तैयार करना, तो रॉ मटेरियल में क्या क्या खरीदूंगा, आटा, घी, शुगर। ठीक है, जो जो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा। ठीक है, दैट इज अवर परचेज। नेक्स्ट है 9 पॉइंट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम आपको नाम से पता चल गया, लेकिन इसका एक वर्ड है और भी, इसको परचेज जो अकाउंटिंग वर्ड में यूज करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे ये वर्ड भूल जाते हैं और गलती मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है भी आप इस वर्ड को मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर टीचर ने न्यूमेरिकल या डिफ़िकल्ट डाला होगा तो वो इस वर्ड का इस्तेमाल करेगा, ना कि ये सिंपल वर्ड का। यहाँ से तो बच्चों को पता चल जाएगा परचेज रिटर्न क्या है, जो चीज़ हमने खरीदी थी उसको क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये परचेज में से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट परचेज। ठीक है, तो नेट परचेज कैसे निकलती है, फार्मूला बन जाएगा परचेज माइनस परचेज रिटर्न या और रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख में से मैंने क्या 20,000 का सामान वापस कर दिया, तो मेरी नेट परचेज कितनी की आ गई, 1,80,000 रुपये की। ठीक है, सिंपल है,
इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है सेल। 10th पॉइंट है सेल टर्न। दोनों को इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक हैं। सेल्स क्या है, जो हम गुड्स या सर्विसेज को सोल्ड करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, सेल। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारी क्या है, सेल है। सेल टर्न का दूसरा नाम क्या है, मैं ग्रीन मार्कर में लिख देता हूँ, ग्रीन कलर में, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, देखिए ये अकाउंटिंग के कुछ वर्ड है, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ, रिटर्न इन वर्ड, ठीक है। परचेज रिटर्न के साथ वर्ड क्या यूज होता है, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल रिटर्न के साथ उसका दूसरा नेम क्या है, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो बच्चे इसमें मोस्टली पजल होते हैं, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो सेल रिटर्न को क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो नेट सेल कैसे निकलेगी, नेट सेल इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। मान लीजिए मैंने 10 लाख की सेल की, 10 लाख की, उसमें से क्या हो गया, 1 लाख की सेल मेरे को वापस आ गई, तो मेरे पास नेट सेल कितनी हुई, 9 लाख की, ठीक है, सिंपल है। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेवेंथ पॉइंट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को क्या कहते हैं, स्टॉक। क्या कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक आपको क्या होगा, अकाउंट्स में 2 तरह का देखने को मिलेगा, क्लोजिंग और ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए अभी मैंने आपसे बात की थी, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल मान लीजिए 19 to 31 मार्च 2020। साल के एंड में जो स्टॉक बचा होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब साल के एंड क्या होगा, फाइनेंशियल 31 मार्च को, तो ये साल के एंड में होगा 31 मार्च 2020। और जो साल के स्टार्टिंग में जो इस साल का क्लोजिंग है 31 मार्च 2020 का, वो क्या होगा, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक वही क्या होगा, 1 अप्रैल 2020 का क्या वही हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जो साल के एंड में स्टॉक है फाइनेंशियल ईयर के, वो क्लोजिंग स्टॉक है। जो 1 अप्रैल 2020 में जो ये स्टॉक बचा वो फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ इतना समझने वाली बात नहीं है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, जब मान लीजिए हमारा बिजनेस 2 चीज़ों पे चलता है, कैश पे और क्रेडिट पे, ठीक है। जब हम चीज़ को क्या उधार पर, ठीक है, नकदी बेचते तो हमारे पास कैश आ जाता है, और जब हम क्या होता है उधार पे बेचते हैं तो हमारे वो क्या सेल कहलाती है, क्रेडिट, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, तो ये वो टर्म किस में ज़्यादातर इसमें किस में इस्तेमाल की जाती है, क्रेडिट सेल पे। किस पे इस्तेमाल की जाती है, क्रेडिट सेल पे। जब हम किसी को चीज़ उधार पे बेचते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, डेब्टर। क्या बन जाता है, डेब्टर, ठीक है। या उसके नाम पे हम क्या आगे चैप्टर 1 पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसमें हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, BR। अभी घबराने वाली बात नहीं है, बिल रिसीवेबल, उसके ऊपर हम बिल लिख लेते हैं, ठीक है, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा लेते हैं, अभी हाँ तो मुकर ना जाए कल को पैसे देने से, ठीक
ठीक है, होना भी ऐसे चाहिए क्योंकि ओरल एग्रीमेंट की कोई कुछ पता नहीं भी कब कोई आदमी अपनी ज़ुबान से मुकर जाए। लेकिन अगर वो लिखती में ले लेंगे तो हम कोर्ट में एविडेंस तो पेश कर पाएंगे ना भी हमने इसे रिटर्न फॉर्म में लिया था, इसने हमें पेमेंट नहीं की। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल। ठीक है, मतलब जो हमने बिल दिया था उसके ऊपर हमने पैसे लेने हैं उससे। तो दो वर्ड मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल में, डेप्टर और बीआर। ठीक है, जो हमने लोगों से पैसे लेने हैं। ठीक है, जो हमने लोगों को उधार पे सेल की है और उनसे पैसे लेने हैं, उनको क्या कहते हैं, डेप्टर। अगर उनके नाम पे रिटर्न फॉर्म पे लिखवा लिया, दैट इज अवर बिल रिसीवेबल। उसको क्या कहते हैं, इसका मेन हेड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया, ट्रेड का मतलब व्यापार और रिसीवेबल का मतलब आने वाला। ठीक है, जो व्यापार में हमने चीज़ सोल्ड की थी उस पर हमें पैसे आने वाले हैं, दैट इज अवर ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट है, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने रिसीवेबल की बात की है, 13 पॉइंट कर लेते हैं ट्रेड पेएबल। तो आपको पता चल ही गया होगा, रिसीवेबल का मतलब हमने पैसे आने हैं, पेएबल का मतलब हमने पैसे देने हैं। तो इसमें भी दो वर्ड, जैसे मैंने हमने उधार पे कोई चीज़ खरीद ली। ठीक है, पहले हमने उधार पर बेची थी, अब हम उधार पर खरीद रहे हैं। तो इसमें दो वर्ड यूज हो गए, क्रेडिटर और बिल पेएबल। क्रेडिटर वो होंगे जब हमने वाला उधार पे चीज़ खरीदी ली, ठीक है, उसने हमारे ऊपर कोई बिल नहीं लिख कर रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया, हम उसके क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। अगर उसने रिटर्न फॉर्म में हमसे ले लिया तो हमें क्या पे करना है, बिल पेएबल। हमने मतलब किसी के पैसे पे करने हैं। ठीक है, जो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल दोनों एक चैप्टर में आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी इसको इतना समझ लीजिए ये होता क्या है। ठीक है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और मोस्टली जो बार टर्म्स यूज होंगे वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है 14 नंबर पे टॉपिक था डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, दो तरह का होता है, कैश और ट्रेड। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब हम किसी को मान लो हमने किसी को 10,000 रुपये लेने हैं, उससे हमने क्या लिखा, चलो हम तेरे को क्या करते हैं 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपये। तो उसको कितने का डिस्काउंट दे दिया, 1,000 रुपये का। हमने कितने पैसे उससे रिसीव कर लिए, 9,000। सिंपल सी बात है, जो कैश का हमने डिस्काउंट दिया है उस दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन एक दूसरे को देते हैं, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, प्रोड्यूसर टू होलसेलर। ठीक है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं भी प्रोड्यूसर कौन होता है, होलसेलर कौन होता है, ये आप बिना स्टडी में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, होलसेलर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में से प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, मतलब 1 लाख यूनिट, 2 लाख यूनिट लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है। ठीक है, तो वो कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, मतलब व्यापारी लोग आपस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, हम जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो इसकी जर्नल कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री शो करेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री शो नहीं करेंगे, हम सीधा नेट अमाउंट शो कर देंगे। ठीक है, वो जब हम जर्नल एंट्रीज का चैप्टर करेंगे तब आपको डिटेल में और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्टीन नंबर पे है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, जब हमने उधार पे सेल की थी लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स। ठीक है, मान लो जी मैंने 10 लाख की उधार के ऊपर सेल की थी, वो हमारे क्या थे, डेब्टर। हमने उससे पैसा लेना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसको हम उधार पे सेल करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेब्टर। 10 लाख में से क्या हो गया,
10,000 रुपये मेरे नहीं आए, तो 10,000 रुपये मेरे क्या हो गए, डूब गए। ठीक है, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स। क्या हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर पे आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवाला निकल जाना। ठीक है, हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। ठीक है, कभी मान नहीं दिया इसके ऊपर, दिवाला निकल जाना। ठीक है, पता नहीं सही लिखा या गलत लिखा। ठीक है, हिंदी और पंजाबी को लिखे काफ़ी देर हो गया। ठीक है, तो दिवाला निकल जाना। दिवाला निकल जाना का मतलब अब जेब मेरी खाली है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया घोषित कर देना। ठीक है, और भी एक आधे वर्ड आ सकती हैं। जर्नल एंट्री में एक वर्ड आएगा, डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, बेईमान। ठीक है, क्या आता है मतलब, बेईमान। ये मोस्टली आपको बैंक के ट्रांजैक्शन में देखने को मिलेगा जब चेक डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, चेक डिसऑनर का मतलब चेक हमने किसी को काट कर दिया, वो बाउंस हो गया, मतलब उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो वो वही बेईमान आदमी हो गया। ठीक है, दैट इज अवर डिसऑनर। ठीक है, और एक लास्ट हम करने जा रहे हैं, बस हम सॉरी 2 कर लेते हैं। चलो, रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, छूट। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो आउट ऑफ फैशन या ट्रेंड होगी या थोड़ी सी डैमेज्ड है, मैं उसको कम प्राइस में बेचूंगा, उसको क्या कहेंगे, रिबेट। पीछे हमने 2 डिस्काउंट पढ़े थे, रिबेट सॉरी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। लेकिन रिबेट क्या होती है, जब कम क्या करते हैं, जो कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाती है और क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है थोड़ी बहुत ही। ठीक है, उसको हम बेच देते हैं, और जो हम कम प्राइस चार्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिबेट, और उसको जर्नल एंट्री में हम शो करेंगे कैश डिस्काउंट की तरह। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की हम जर्नल एंट्री शो नहीं करते, बाकी हम कैश डिस्काउंट और रिबेट की जर्नल एंट्री शो करते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको इसके समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती हैं। इसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, जो हमारी +1 अकाउंटेंसी बुक के लास्ट चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि हमारे पास संपत्ति कितनी है और हमारे पास कैपिटल और लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा चुकी है। तो होप करता हूँ मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं वीडियो को और अच्छा बना सकूँ। धन्यवाद।